हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं अविनाश सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से इस वीडियो में हमने लिया है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 4। तो आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का सेट नंबर 4। ये एक सेट प्रीवियस ईयर के एक सेट सॉल्व कराने का हम लोग का पर्पज़ ये है, हमारे देवरिया कोचिंग क्लासेस का पर्पज़ ये है कि जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि पेपर कैसा है, आप पेपर के नो हाउ को जानते हो, पेपर के पैटर्न को जानते हो, और कम से कम इतना तो जानते हो कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एंश्योर कर पाएँ, कैसे अच्छा आंसर देना है, कैसे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने के लिए जब बैठे तो उसके दिमाग पे एक अच्छा प्रभाव पड़े आपकी कॉपी को देख के, आपके आंसर शीट को देख के। तो इस तरीके से हम आपको ट्रेन करेंगे ताकि आप अपने आंसर शीट को अच्छे से लिख पाएँ, अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स एंश्योर कर पाएँ फाइनली। तो चलिए देखते हैं, सेट नंबर 4 हमने लिया है आज, और सेट नंबर 4 आज हमने लिया है सेट नंबर 4, और इसको देखेंगे। सेट नंबर 4 का जो कोड है प्रीवियस ईयर का, ये है आपका 817BK, पार्ट ए है। जैसे कि ऑलरेडी हमको पता है कि पार्ट ए यानी आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन होता है आपका रीडिंग का सेक्शन, REDING, रीडिंग सेक्शन है, जिसके 2 पार्ट्स हैं। रीडिंग सेक्शन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, जिसमें आपको MCQs मिलेंगे, कुछ सीन पैसेज मिलेंगे, कुछ अनसीन पैसेज मिलेंगे। जैसे कि आपका पहला जो पैसेज है ये सीन पैसेज, अनसीन पैसेज है। ये पैसेज आपने ना ही पहले देखा है ना ही पढ़ा है, तो ये पैसेज आपको पढ़ना है, आपका डायरेक्ट परिचय होगा आज यहाँ पे, और इसके बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट होगा जिसमें आपका सब्जेक्टिव पार्ट बी जो होगा, इसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर मिलेगा, सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ABCD, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर एंड लिटरेचर। तो सेक्शन ए आपके 2 पार्ट में मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको MCQs मिलेंगे, और पार्ट बी में आपको रीडिंग सेक्शन वो भी है पार्ट बी, लेकिन उस पर आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच डिले। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे कई बार, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और हम सही आंसर पर पहुंच पाएँ। आपको पहले से पता है कि MCQ सॉल्व करने के लिए सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए, सेक्शन ए के पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए आपको एग्ज़ाम में एक OMR सीट मिलती है, और इसमें आपको हर आंसर के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी आंसर आपका सही होता है, पैसेज पढ़ के आप पता लगा लेते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है, और उस आंसर को आप यहाँ पे OMR शीट में सही क्वेश्चन नंबर पे, जैसे 1 है तो 1 का अगर C मान लीजिए अगर सही है, B सही है, तो यहाँ पे B वाले को आप क्या करेंगे, मार्क, ये जो आपका ब्लैंक है इसको फिल कर देंगे आप, ठीक है। इसको, इस गोले को भर देंगे, ब्लैक पेन से भरना होता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला पैसेज है, इस पर 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको ये पैसेज पढ़ना और इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को आंसर करना है। सही ऑप्शन चुन के, सही आंसर चुन के आपको OMR सीट पे फिल करना है। चलिए देखते हैं। और फ्यू डेज लेटर, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद जो हमारे साहित्यकार हिंदी के हुए थे महान, उनकी बात हो रही है। कुछ दिनों बाद प्रेमचंद रिजाइंड हिज जॉब ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। जो विद्यालय निरीक्षक की जो जॉब थी, जो नौकरी थी, जो सर्विस थी, उन्होंने क्या कर दिया, प्रेमचंद्र ने छोड़ दिया। कब? आफ्टर हैविंग वर्कड इन द डिपार्टमेंट फॉर 20 ईयर्स। ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद, अपनी नौकरी ज्वाइन करने के 20 सालों बाद उन्होंने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया, वो नौकरी छोड़ दी। ही वॉज अ फ्री मैन आफ्टर ऑल, वो एक स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति थे आखिर।
नाउ ही कुड राइट नॉवेल्स। अब जब वो स्वतंत्र हो गए थे तो वो अपने नॉवेल्स लिख सकते थे, यानी नावल तो पहले भी लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या था, उनके पास पूरा का पूरा फ्रीडम था, नौकरी पे जाने की चिंता नहीं थी। तो नाउ ही कुड राइट नॉवेल एंड स्टोरीज अबाउट हिज कंट्री, और अपने देश के बारे में कहानियाँ लिख सकते थे, एंड इट्स पीपल, इस अपने देश के लोगों के बारे में कहानियाँ लिख सकते थे। इन हिज बुक्स, अपनी किताबों में ही डेल्ट विद द लाइफ्स ऑफ द पीजेंट्स, अपनी किताबों में जो उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने किसानों, पीजेंट्स का मतलब होता है बेटा किसान, किसानों के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में क्या किया, कहानियाँ लिखी। एंड वर्कर्स, और मजदूर वर्ग के लोगों के बारे में उन्होंने क्या किया, उनके जीवन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं अपनी किताबों में। ही रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, कोई भेद खोलना, उजागर करना, ठीक है, उजागर करना, कोई भेद खोल लेना। जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सपोज करना, ठीक है, ओपन कर लेना कोई चीज़, कॉन्फेस होगा, ये सब आपके सिनोनिम है। आप जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा हो सके वोकैब याद करेंगे, आज के टाइम पे तैयार रहेंगे तो आगे वो आपके हथियार के रूप में काम आएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि ही रिसीव्ड द ग्रीड, सॉरी, ही रिवील्ड द ग्रीड, उन्होंने लालच को उजागर किया, मीननेस, नीचता को, छोटेपन को, तुच्छता को उजागर किया। किसके, मनी लेंडर, जो सूद पर पैसा देने वाले थे, जो सूदखोर लोग थे। आपको पता है पुराने ज़माने में गाँवों में या फिर शहरों में ही, जो जब बैंक नहीं हुआ करते थे, जनरली संबंधित जब बैंक नहीं हुआ करते थे, अनपढ़ लोगों की पहुंच तक, उनको बैंक की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो बैंक का विश्वास नहीं करते थे, तो वो इन साहूकारों के पास जाते थे, मनी लैंडर्स के पास। तो प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में क्या किया है, उन साहूकारों के, यानी ब्याज पर, जो ऊंचे ब्याज पर पैसा देते थे, उन ब्याज पर पैसा देने वालों के लालच के और उनकी नीचता के बारे में क्या किया, नीचता को उजागर किया अपनी कहानियों के माध्यम से। लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो ज़मींदार थे, इम्प्रेस्ड, और किसके नीचता को और छोटेपन को उजागर किया, ज़मींदारों के नीचता को उजागर किया, छोटेपन को उजागर किया। और जो पुजारी हुआ करते थे, जो अधम नीच प्रकृति के पुजारी हुआ करते थे, उनके क्या किया, उनके तुच्छपन को, उनके लालच को, उनके छोटेपन को क्या किया, उजागर किया अपनी कहानियों के माध्यम से। ही अटैक्ड द सोशल एवल्स, सोशल एवल्स मतलब सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, सोशल एवल्स, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ। तो ही अटैक्ड, उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया, आक्रमण किया। लाइक डोरी, जैसे कि सामाजिक बुराइयां क्या हैं, दहेज प्रथा, अर्ली मैरिज, जो बाल विवाह हुआ करते थे, इन जैसी सामाजिक बुराइयों पर उन्होंने क्या किया, अटैक किया, ठीक है, अपनी कहानियों के माध्यम से। बताएं इनकी बुराई क्या, अपनी कहानियों के माध्यम से समाज को ये बताने की कोशिश किया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, सामाजिक बुराई हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। ही हेल्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन, और महिलाओं पर जो हो रहे थे, महिलाओं के साथ जो अत्याचार और जो पाप हो रहा था, इसके लिए उन्होंने जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारा समाज था, उसको रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ठहराया, ठीक है। हमने पैसेज पढ़ लिया है, अब ये पैसेज हम समझ भी चुके हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है तो आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन अगर आपका इस पैसेज से कोई एक वर्ड फंस गया तो आपका वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मीनिंग नहीं आएगा, तो वो आप समझ में ही नहीं पाएंगे, ठीक है। खैर इतना भी टफ नहीं होता है, अगर आप बड़े स्लो लर्नर भी हैं तो आपके पास कम से कम इतना वोकैब तो होगा ही आपके पास। नाउ वी विल टच द क्वेश्चन नंबर 1, अबाउट होम कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अपनी रिटायरमेंट के बाद, अपनी नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद किन चीज़ों के बारे में, किन लोगों के बारे में लिख सकते थे। तो कह रहा है कि राष्ट्र के बारे में सिर्फ नहीं, ये तो गलत बात है, सिर्फ राष्ट्र के बारे में नहीं लिखते थे, सिर्फ उपन्यासों के बारे में नहीं लिखते थे, सिर्फ लोगों के बारे में नहीं लिखते थे, अबाउट कंट्रीज एंड इट्स पीपल, जबकि किस बारे में लिखते थे, देश के बारे में लिखते थे और इसके लोगों के बारे में लिख सकते थे या फिर लिखते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो हम OMR सीट में जो हमारा डी है ऑप्शन में, इसको हम क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आना ही पड़ेगा, आपको पैसेज जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। स्लो लर्निंग करिए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अबाउट होम डिड ही हैड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन। तो आपके पास सीधा सा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ही हेल्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल, सीधा सा उन्होंने इसका आंसर लिखा, ही हेल्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन। इसका आंसर सीधा सा आपको मिल जा रहा है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं के साथ जो पाप होते थे उनके लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया, किसको? हमारी सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, हमारी सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा सी। आप अपने OMR सीट में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी को फिल कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हिड। हिड का पैसेज क्या होगा? बंद करो भाई, खोल दो इसको, बंद कर दो, खोलना नहीं। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हिड। पढ़ा रहा है, वीडियो बन रहा है। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हिड। हिड का अपोजिट क्या है? हिड का मतलब होता है छिपाया। हिड का मीनिंग क्या होता है? छिपाया, छिपाया। हाइड का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। तो हिड का अपोजिट क्या हो जाएगा? छिपाया। तो इसका मतलब उजागर किया, तो उजागर किया कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? रिवील्ड। और ये हमारे पैसेज में दिया हुआ है रिवील्ड। ठीक है, इसके पैसेज क्या हो जाएगा? हिड का ये रिवील्ड वर्ड आपके पैसेज में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेज में रिवील्ड वर्ड दिया हुआ है। ये देखिए, ये रिवील्ड वर्ड दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा रिवील्ड, हिड का जो अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 8 की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ग्रामर से आपके MCQs मिलेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा जो बिफोर से सेंटेंस अटैच होता है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का आता है सेंटेंस और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगती है, यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट ऑप्शन सही हो जाएगा अराइव्ड। ये यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड। उसके आने से पहले, पहुँचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। तो हमारा पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। ठीक है, अराइव्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए आंसर जो है सही हो जाएगा। आप अपने OMR सीट में फिल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ यू वांट फूड यू आर हंग्री। अगर आप भोजन चाहते हैं इसका मतलब आप क्या हैं? भूखे हैं। प्रेशराइज्ड, ऐसा तो नहीं है अगर आप भूखे हैं, अगर आप भूखे हैं तो अगर आप खाना चाहते हैं इसका मतलब आप भूखे हैं। ये ज़्यादा आंसर ऑप्ट लग रहा है, एप्ट लग रहा है। ठीक है, ये है आपका प्रेशराइज। अगर आप खाना चाहते हैं इसका ये मतलब नहीं हो कि आप प्रेशराइज्ड हैं। अगर आप खाना चाहते हैं तो इसका ये मतलब ये नहीं हुआ कि आप डिमांडिंग हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अगर आप प्रेशराइज्ड हैं, अगर आप फूड चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ। अगर आप भूखे हैं, अगर आप खाना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप जो है जस्टिफाइड है, मतलब आप सही हैं गलत हैं। सही गलत की बात ही नहीं हो रही है। खाना भूख लगी, आप खाना चाहते हैं इसका मतलब आप क्या हैं? भूखे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर सही हो जाएगा ए। आप अपने OMR सीट में फिर से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर फिल कर लेंगे हंग्री। ठीक है, वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं रीअरेंज। यहाँ पे आपके जम्बल्ड वर्ड्स मिलेंगे जिनको फ्रेम करके सही ऑर्डर में फ्रेम करके एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है गोइंग वी आर टॉट टू बी बेसन गुड अ हिम बाय। ठीक है, ये बेसन नहीं है, ये लेसन है एक्चुअली, इट इज़ लेसन। मैं करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वर्ड जो है आपका बेसन नहीं है, ये आपका लेसन है, लेसन। ठीक है, वी आर गोइंग टू बी टॉट। तो इसका जो सही आंसर होगा वी आर गोइंग, वी आर क्वेश्चन मार्क है, यानी ये इसका जो फॉर्म फ्रेम करेंगे हम सेंटेंस वो इंटरोगेटिव में होगा। तो ये बनेगा आपका आर वी गोइंग टू बी टॉट अ गुड लेसन बाय हिम। हमारा
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर सही हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, इसलिए हम अपने OMR शीट में इसको क्या करेंगे, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे अपने OMR शीट में, ठीक है। क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, तो जो भी आंसर सही होगा, जो भी ऑप्शन सही होगा, उसको आप अपने OMR शीट में जो आपको मिला होगा वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम शुरू होने से पहले, उसको आप क्या करेंगे, सही आंसर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें बताने के लिए नहीं है, ज़रूरी नहीं बताने के लिए नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके पास होता और ये क्वेश्चन आपके पास आता तो आपका ये आंसर सही होता और आप इसको अपने OMR शीट में फिल कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। देखेंगे अक्लेम, इसकी स्पेलिंग सही है। अगर आपको इन सारे वर्ड्स की स्पेलिंग पता होगी पहले से, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ। अक्लेम का मतलब होता है क्लासिक, का मतलब होता है अ सर्टेन सोशलिस्ट। तो इनमें जो हमारी स्पेलिंग रॉन्ग है वो क्या है, ये है, ये सही है, ये हमारी जो स्पेलिंग क्या है ये गलत है। असर्टेन का होता है ASCERTAIN, असर्टेन। क्या लिख सकते हैं, यहीं लिख देता हूँ मैं, ASCERTAIN। इसका मतलब होता है पता लगाना, इसका मतलब होता है पता लगाना। तो हमारा इसका जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है असर्टेन, ASCERTAIN होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एस क्या है, मिसिंग है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 के लिए। सही हो जाएगा हमारा असर्टेन, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मंकीज वर जंपिंग वन ब्रांच टू अनदर। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है वो क्या है, मंकीज वर जंपिंग फ्रॉम। यहाँ पे आप मान के चलिए यहाँ पे एक ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या करना है, सही वर्ड फिल करना है, ठीक है। तो जंपिंग के बाद हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रॉम, जंप के बाद फ्रॉम, जंप होगा तो जब एक सेपरेशन का सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो जंप के बाद जनरली फ्रॉम वर्ड लगाते हैं जनरली, मतलब अगर जंप के बाद सेपरेशन का सेंस आ रहा है तो जंप के बाद फ्रॉम आएगा, फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद फ्रॉम का एक जोड़ा होता है फ्रॉम और टू, यानी कि बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर कूद रहे थे, इसलिए फ्रॉम और टू का एक जोड़ा बनता है, एक हमारा जोड़ा बनता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 to 10, 9 और 10 क्वेश्चन इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फिल करना है। अभी हमारा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब एक हमारे पास नया पैसेज है, इसको फिल करें, इसको हम पढ़ेंगे, और ये हमारा सीन पैसेज है, ये हमारा सीन पैसेज है। सीन पैसेज का मतलब ये पैसेज आपकी बुक से दिया हुआ है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर बुक, ये पैसेज आपकी बुक से दिया हुआ है, ये पैसेज आपकी बुक से दिया हुआ, आपने पढ़ा होगा, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ये सीगुल का है, सीगुल वाले चैप्टर से है, ये सीगुल वाले फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट FLIGST, ये हमारा चैप्टर जो है, ये हमारा पैसेज जो लिया गया है, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट नामक चैप्टर से लिया गया है आपके टेक्स्ट बुक से। चलिए बढ़ते हैं, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन बैक टू हिज लिटिल होल अंडर द लिज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। कह रहा है कि वो, यानी सीगुल पक्षी ने क्या किया, उसको विश्वास था कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ना शुरू करेगा, इसलिए उसने अपना सर बेंट झुकाया और वो रेन अवे दौड़कर अपने ही उस पत्थर वाले घर में घुस गया जहाँ पर वो रात में सोया था, जहाँ पे उसका आशियाना था, पत्थर के घर में वो सोया था, पत्थरों के बीच में जो घर बना था उसको लेज बोलते हैं, उसमें वो सोया था, वहीं पे फिर से लौट आया। एक बार कोशिश की लेकिन उसको लगा कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो लौट के चला आया, सर झुका के दौड़ के चला आया अपने पत्थरों वाले घर में, पत्थरों के बीच बने घर में। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रेन टू द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है किसी
किनारा, किनारा, ब्रिंग का मतलब किनारा होता है। फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, कह रहे कि उसके छोटे भाई बहन जो भी थे उन्होंने क्या किया, उनके पंख इससे छोटे थे यानी कि सीगुल से छोटे भी थे, तब भी उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ के वो चले गए। मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि उनके वो उड़ लेंगे, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जबकि इसके पंख भी बड़े थे, ये उन सबसे बड़ा भी था, लेकिन वो उड़ के चले गए, लेकिन ये उड़ के नहीं जा पाया। फड़फड़ाया और अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ के चले गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप, मस्टर अप मतलब होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत। वो लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाया उड़ने का, अपने साहस को नहीं जुटा पाया उड़ने के लिए। टेक दैट प्लंज यानी वो उड़ान, प्लंज यानी उछाल होता है, तो वो उड़ान भरने के लिए, उछाल यानी उड़ान भर, यहाँ पे इसका मतलब उड़ान होगा। उड़ान भरने के लिए अपने में हिम्मत को जुटा नहीं पाया। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, और ये बात उसको बहुत निराशाजनक लगी। डेस्परेट मतलब निराशाजनक। अब इस पैसेज को हमने पढ़ लिया, अब इसको आंसर करेंगे। We have read the passage, now we will answer question number 9 based on this question. Passage I mean. The seagull felt certain that his wings would never support him. Sorry, ये यहाँ पे थोड़ा ये बीच में एक वर्ड आ गया। He seagull felt certain that his wings would never support him, suggest that, यानी कि सीगुल को ये विश्वास था कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या पता चलता है? पता चलता है ही वुड कम डाउन इफ़ ही फ्लाइज, वो नीचे चला आएगा अगर वो उड़ेगा तो, क्या ये बात पता चलती है? ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई एवर, वो कभी भी उड़ने के लायक नहीं हो पाएगा। ही वुड गो फार अवे, वो आगे उड़ के चला जाएगा, क्या ये पता चलता है? ही वुड बी एबल टू फ्लाई, वो उड़ के आगे चला जाएगा। इन चारों बातों में से क्या आपको सही लग रहा है? वो उड़ेगा तो नीचे चला आएगा, ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई एवर, तो इसमें ज़्यादा एप्ट क्या लग रहा है? ज़्यादा एप्ट, ज़्यादा करेक्ट 9 का ए लग रहा है। ही वुड कम डाउन इफ़ ही फ्लाइज, वो नीचे चलाएगा यानी गिर के नीचे चलाएगा। या फिर अब यहाँ पे ये सही हो सकता था अगर ये एवर वर्ड नहीं दिया होता, अगर वो उड़ेगा तो कभी भी उड़ने के लायक नहीं रहेगा। यहाँ पे एवर वर्ड की वजह से गलत हो जा रहा है, इसलिए सही है कि अगर वो उड़ेगा तो वो नीचे चलाएगा मतलब वो गिर जाएगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फेल्ड टू मस्टर अप करेज मीन्स, यानी कि मस्टर अप करेज का मतलब होता है साहस जुटाना, साहस जुटाना। करेज जुटाने का मतलब, साहस जुटाने का मतलब क्या होता है? मस्टर अप करेज का मतलब होता है साहस जुटाना। बीकम करेजियस, बीकम ब्रेव, बीकम डिससेटिस्फाइड, बीकम डिसहार्टेंड, निराश होना। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 10 का बीकम करेजियस, हिम्मत से भर जाना। आंसर सही हो जाएगा ए, बीकम करेजियस। आगे बढ़ते हैं। नेवर इन हिज लाइफ एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यून दैट, ये आपके बुक से क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन एक लाइन उठा के दे दिया है, एक लाइन डायरेक्ट उठा के दे दिया, और सही जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये वर्ड आपके बुक में है उस सेंटेंस, उस चैप्टर में, वही आपको फिल करना है। ये तो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। तो नेवर इन हिज लाइफ, नेवर इन हिज करियर, नेवर इन हिज करियर। देखिए इसमें जो है आपको अगर याद होगा तो ये बनेगा नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। आपको याद आ रहा होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा करियर। ये लैंचो वाले चैप्टर से है, पोस्ट मास्टर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा वो होगा गाइड। ये आपके बेकर फ्रॉम गोवा, ग्लिम्स फ्रॉम इंडिया चैप्टर से है ये, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइड। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, गाइड, गाइड, गाइड। तो आंसर नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। सडनली वल्ली ने अपने हाथ क्या किए? क्लैप्ड हिज हैंड्स विथ ग्ली। ग्ली मतलब होता है हैप्पीनेस। ये वल्ली वाले चैप्टर से, मैडम राइट्स द बस से है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अचानक वल्ली ने क्या किया? अपने हाथ जोर से ताली बजाई अपने हाथों से। ग्ली, ग्ली मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए। अगेन वी हैव सम अदर पैसेज।
read the given extract and choose the correct option to answer the following question. Again we have to read the passage and answer the questions that are based on this passage. Okay, the chapter has been taken from पैसेज पढ़ेंगे. दिस इज अ पोएम. आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द ट्री चैप्टर से ये आपका पोएम लिया हुआ है. आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच scarcely mentioning the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. चलिए ये पोएम है द ट्री पोएम से लिया गया है. क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट स्कार्सली मेंशनिंग व्हाइल राइटिंग लेटर्स. तो लेटर लिखते समय मुश्किल से मतलब किन चीज़ों का मेंशन नहीं कर रही हैं. स्कार्सली यानी मुश्किल से ही किन चीज़ों का मेंशन नहीं कर रही हैं. इसमें आप देखेंगे आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन. चलिए लेट्स फाइंड आउट आंसर इन द पैसेज पोएट्री के इस पार्ट में. आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन लॉन्ग लेटर्स इन विच स्कार्सली मेंशनिंग द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. ये आपका आंसर यहाँ पे मिल गया. डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस ये आपका आंसर सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा. द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. ऐसे ही आपको आंसर ढूंढना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन रीचेज इन टू पोएट्स रूम. पत्तियों के और लाइकन के जो स्मेल है वो कैसे पोएट के रूप में पहुंच रही है. चलिए इसका आंसर फाइंड करते हैं किस रूप में पहुंच रही है. लाइकन स्टिल रीच लाइक द वॉइस इनटू द रूम. लाइक द वॉइस आवाज़ की तरफ पहुंच रही है. ठीक है, आंसर हो जाएगा लाइक द वॉइस. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा लाइक अ वॉइस. ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा डी लाइक अ वॉइस. आप देख सकते हैं हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है पैसेज में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज कोट्स एंड रेनकोट्स. ट्रिकी अपने कोट और रेनकोट्स कहाँ रखता था. ट्रिकी का जो कोट था और जो रेनकोट था वो कहाँ रखा जाता था. उसके स्लीपिंग रूम में, उसके बेड पर या फिर उसके चेयर पर. नहीं, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, पंफ्रे वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता है कि उसके कपड़ों का एक वार्डरोब हुआ करता था. वार्डरोब का मतलब होता है कपड़ों की आलमारी. मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत खतरनाक है. ये कपड़ों की अलमारी है जिसको हम बोलते हैं वार्डरोब. ठीक है, वार्डरोब बोलते हैं इसको. ऑलराइट, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डी. क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम देखते हैं व्हाट डिड ऑजिबल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन. ऑजिबल जो हमारा चैप्टर है, मिडनाइट विजिटर वाला जो चैप्टर, ये आपका ऑजिबल और मैक्स वाला जो चैप्टर है मिडनाइट विजिटर वाला, वो देखते हैं. उससे ये आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड ऑजिबल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन. पेरिस से वो बोस्टन क्या लेके आया था. अमेरिकन एक्सेंट लेके आया था. आपको याद होगा तो आंसर हो जाएगा अमेरिकन एक्सेंट. जो इंग्लिश बोलने की जो उसकी कला थी, इंग्लिश बोलने का जो टैलेंट था, उसमें वो अमेरिकन इंग्लिश बोलता था. अमेरिकन बोलने में जैसे लगता था कि कोई अमेरिकन इंग्लिश लाया. और कहाँ से लाया था ऑजिबल जो है, पेरिस से लाया था. बॉस्टन सिटी को लेके आया था. अमेरिकन एक्सेंट लेके आया था और कुछ नहीं लेके आया था. वंडरफुल प्लांट तो नहीं लेके आया था. अ ब्यूटीफुल चेयर नहीं लेके आया था. सम स्ट्रेंज थिंग्स नहीं लेके आया था. वो क्या लेके आया था, अमेरिकन एक्सेंट लेके आया था. ठीक है, चलिए let us move to the next question, that is question number 18. what time did Griffin choose to wander about London. लंदन में घूमने के लिए ग्रिफिन ने कौन सा टाइम चुना. फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाले चैप्टर से ये दिया हुआ है. व्हाट टाइम ग्रिफिन ने लंदन में घूमने के लिए, भटकने के लिए, वांडर नहीं भटकना होता है, भटकने के लिए कौन सा समय चुना था. आपको आंसर पता है, अनसुटेबल टाइम, एसुटेबल टाइम, गुड टाइम, बैड टाइम. तो कह सकते हैं कि कौन सा चुना था, एक बैड टाइम चुना था उसने. कौन सा टाइम चुना था, एक
बैड टाइम, एक बुरा समय चुना था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो उसने कपड़े नहीं पहने थे, वो इनविजिबल था। अगर कपड़े पहनता तो लोग उसको देख लेते और उसको पकड़ लेते, क्योंकि उसने कुछ सर्टेन मेडिसिन, कुछ टैबलेट्स, कुछ पिल्स ले लिए थे, जिससे उसकी बॉडी क्या हो गई थी, ट्रांसपेरेंट हो गई थी। ही हैड गॉट इनविजिबल। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 18 के लिए ए। आगे बढ़, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। ये हमारा क्वेश्चन लिया हुआ है चैप्टर नेकलेस से, नेकलेस। ठीक है, आप देखेंगे हु अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट चैप्टर है, उसी से ही क्वेश्चन लिया गया कि किसने जो है आश्चर्य में, कौन आश्चर्य में चिल्लाया। तो मैम फॉरेस्टर आश्चर्य में चिल्लाई जब उनको ये पता चला कि उनके नकली डायमंड नेकलेस के बदले जो माटिल्डा थी उसने क्या किया था, असली डायमंड का जो हार था, जो नेकलेस था, उनको दिया था। तो मैम फॉरेस्टर अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसके लिए आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनल क्वेश्चन है 20, पार्ट ए का जो फाइनल क्वेश्चन है वो 20th है। वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली। भोली के बारे में रामलाल चिंतित क्यों था। आपने चैप्टर अगर पढ़ा होगा भोली का तो आप जान सकते हैं भोली को लेकर रामलाल इसलिए चिंतित था क्योंकि भोली जो है अपने एक बहुत एवरेज लुकिंग थी। ठीक है, किसी कारण से भोली बहुत ज़्यादा एवरेज लुकिंग थी और उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, उसको कुछ कुछ समस्याएं थी, तो उसको लगता था। तो भोली वॉज बैड टेम्पर्ड, ये गलत बात है। भोली का स्वभाव अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। भोली को कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी उसकी बॉडी में, और भोली को कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी उसकी बॉडी में, उसके शरीर पे जो है चेचक के निशान थे, उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम थी, वो सही से बोल नहीं पाती थी वगैरह वगैरह, और अपनी बहनों से ज़्यादा, अपनी बहनों के बराबर सुंदर भी नहीं थी लड़कियों के जैसे। तो भोली वॉज बैड टेम्पर्ड, ये आंसर गलत है। भोली वॉज वेरी शाय, भोली बहुत शर्मीली थी, ये भी गलत है। भोली हैड नाइदर गुड लुक, भोली का ना ही सुंदर चेहरा था, सुंदर दिखती थी, और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। इसलिए भोली रामलाल उसके जो पिता थे उनके वरी का, उनकी चिंता का कारण था कि भोली ना ही सुंदर दिखती थी, ना ही बुद्धिमान थी, और ना ही वो अच्छी दिखती थी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इस प्रकार सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट ए खत्म हो गया, पार्ट बी आया है। अगेन वी हैव अ पैसेज पढ़ेंगे और इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ये एमसीक्यूज नहीं होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा। पैसेज पढ़ के आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर फाइंड आउट करके लिखना होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड क्वेश्चंस दैट फॉलो, आंसर द, सॉरी ये मिस टाइप गलत हो गया है, ये हो जाएगा आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वे पैसेज पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो पैसेज पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। मैन इज़ मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज़ बोथ गुड एंड बैड। इंसान अच्छे और बुरे दोनों गुणों को लेके बना हुआ है, यानी इंसान के अंदर अच्छे और बुरे गुण दोनों होते हैं। एंड अमॉन्ग द लैटर, और जो बाद वाला है यानी कि बैड वाला जो है, जो बुरे गुण हैं उनमें क्या है, एंगर है, गुस्सा है, यानी अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। तो लेखक कहता है कि जो बुराई वाले जो गुण हैं उनमें क्या है, एक एंगर बुरा गुण है। एंगर मतलब गुस्सा, ये सबको पता है, गुस्सा। ठीक है, एंगर। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच, हर इंसान का जो स्वभाव है ऐसा है कि एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइट्स और हिज एंगर। क्या कह रहा है, इंसान का स्वभाव ऐसा है, द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच, इंसान का स्वभाव ऐसा है कि दैट एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट, जो उसके सेंटिमेंट्स को क्या करता है, गुस्सा दिलाता है, सेंटिमेंट्स को आक्रामक बनाता है, और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल, या फिर कोई भी चीज़ जो उसके सिद्धांतों के विपरीत जाती है, एक्साइट्स हिज एंगर, इससे क्या हो जाता है, इंसान का गुस्सा भड़क जाता है, उत्तेजित हो जाता है। मतलब ये कहना चाहता है कि इंसान के स्वभाव से विपरीत कुछ भी होता है, उसके मन के विपरीत कुछ भी होता है, तो इससे उसका सेंटिमेंट हर्ट होता है, ऑफेंसिव हो जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है। सिंपल सी बात समझते हैं, जब भी कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं होती है, जब भी कोई चीज़ व्हेन एवर द थिंग्स गोज अगेंस्ट योर विल, और व्हेन द थिंग्स डू नॉट गो योर वे, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि जब भी उसके सेंटिमेंट्स के, उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांतों के विपरीत जब कोई चीज़ आती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। द एविल विच रिजल्ट्स फ्रॉम एंगर, और इससे क्या होता है,
और इसका परिणाम होता है कि उसके अंदर द एविल्स विच रिजल्ट फ्रॉम एंगर आर मैनी, और जो कह रहे कि गुस्से से जो भी चीज़ें, जो बुराइयां निकलती हैं, एविल्स जो बुराइयां निकलती हैं वो क्या हैं, बहुत सारे हैं, यानी गुस्से में आप बहुत सारे बुरे काम कर देते हैं। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन लॉसेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग, जब इंसान को गुस्सा आता है, यानी गुस्से के प्रभाव में इंसान तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या करता है, खो देता है, एंड जजमेंट, और निर्णय करने की क्षमता खो देता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप तर्क वितर्क यानी सही गलत समझने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और आपके निर्णय क्षमता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। आप गुस्से में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं जनरली। नॉट बीइंग एबल टू रिटेन, रिटेन मतलब बनाए रखना, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन, किसी को पूर्ववत स्थिति में बनाए रखना। कहता है नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल ना रख पाने के कारण। व्हेन एंगर, जब इंसान गुस्साता है, गुस्सा होता है, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज़ डूइंग या सेइंग, जब इंसान गुस्साता है तो उसे नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। गुस्से में आप बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, लेटर यू रिग्रेट, और बाद में आपको पछतावा होता है। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन इज सो मच पुट ऑफ हिज बैलेंस, कह रहे कि गुस्से के प्रभाव में इंसान इतना ज़्यादा अपना संतुलन खो देता है, संतुलन मतलब मानसिक संतुलन, दैट ही फॉरगेट्स हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज सुपीरियर्स, कि अपने बड़ों के प्रति, अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं वो भूल जाता है। एंड मेनी इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दिस, और कुछ तो ऐसी चीज़ें कर जाता है जो कहने लायक भी नहीं है, विच आर एक्सट्रीमली इंसल्टिंग टू देम, और उनको कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो कि उनके लिए अति अपमानजनक होती हैं। इसके पैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार इसका मीनिंग आपको समझ में बेहतर आता जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि गुस्से में वो अपने बड़ों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह जाता है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंसल्टिंग होती हैं, अपमानजनक होती हैं। When anger gets the better of man, he is capable of committing the worst crime. He is capable of committing the worst crime, and there is nothing to be surprised at if under its evil influence he commits murder. और कह रहे कि सरप्राइज करने की बात नहीं है, गुस्से में वो मर्डर भी कर सकता है। When anger gets the better of man, he is capable of committing the worst crime. कह रहे कि गुस्सा जब इंसान पे चढ़ता है तो वो किसी का बुरा से बुरा अपराध भी कर सकता है। And there is nothing to be surprised if under its evil, और कुछ आश्चर्य की बात नहीं कि अगर गुस्से के प्रभाव में he commits murder, अगर वो मर्डर भी कर ले तो यह आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि गुस्सा आपके सोचने समझने की, रीजनिंग करने की और जजमेंट करने की पावर को क्या करता है, प्रभावित करता है, छीन लेता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। व्हाट क्वालिटीज डज एक्साइट मैन्स एंगर, व्हाट क्वालिटीज डज एक्साइट मैन्स एंगर, वो कौन सा गुण है जो मनुष्य के गुस्से को क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपके सामने है। व्हाट क्वालिटी डज एक्साइट मैन्स एंगर, वो कौन सा गुण है जो मनुष्य के स्वभाव को, गुस्से को क्या करता है, एक्साइट करता है, मनुष्य के गुस्से को एक्साइट करता है। इसका आंसर दिया हुआ है। Anything that offends, what quality does excite man's anger, मनुष्य के गुस्से को कौन सी चीज़ क्या करती है, एक्साइट करती है। Anything that offends a man's sentiment, कोई भी चीज़ जो मनुष्य के सेंटिमेंट को ऑफेंड करती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है, वो कोई भी चीज़ जो मनुष्य के सेंटिमेंट को ऑफेंड करती है यानी अपमान करती है, या फिर गोज उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांतों के विपरीत जाती है, वो क्या करती है, उसके गुस्से को भड़का देती है। एनीथिंग कह रहा है कोई भी चीज़ दैट ऑफेंड, जो ऑफेंड करती है, इंसल्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है मनुष्य के सेंटिमेंट को और
उसके प्रिंसिपल्स के विपरीत जाती है तो क्या होता है, वो उसके गुस्से को एक्साइट करती है, उसके गुस्से को बढ़ा देती है। क्वेश्चन ये है कि जैसे उसके गुस्सा कैसे बढ़ता है, तो कोई भी चीज़ जब मनुष्य के सेंटिमेंट को और या फिर उस ऑफेंड करती है या फिर उसके सिद्धांतों के, यानी उसका जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है लाइफ की, जो उसका सिद्धांत है, अगर उसको ऑफेंड करती है या फिर उसके विरुद्ध जाती है तो क्या होता है, उसके गुस्से को वो उत्तेजित कर देती है। जब भी कोई चीज़ आपके अगेंस्ट होती है, आपके मन मुताबिक नहीं होती, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो इंसान के सेंटिमेंट को ऑफेंड करती है या फिर उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाती है, वो क्या होती है, उसके गुस्से को एक्साइट कर देती है। ठीक है, उसके गुस्से को एक्साइट कर देती है। लेट अस मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ मैन लॉस, मनुष्य क्या खो देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, एंगर के प्रभाव में मनुष्य क्या खो देता है। चलिए इसमें आप अपना आंसर ढूंढते रहिएगा। गुस्से के प्रभाव में मनुष्य क्या खो देता है, व्हाट डज अ मैन लॉस, मनुष्य क्या खो देता है। देखिए यहाँ पे आंसर ढूंढते हैं, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन लॉसेज, मनुष्य क्या खो देता है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है अंडर इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन लॉसेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, मनुष्य क्या खोता है। देखिए यहाँ पे उसका आंसर मिल गया, हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। तो यहाँ पे आंसर हमने दे दिया है, देख सकते हैं आप इसका आंसर हमने पहले ही लिख दिया है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर अ मैन लॉसेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। ये हमने आंसर लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, What is the worst crime that a man commits when he is beyond the control of anger? जब मनुष्य का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जाता है तो कौन सा क्राइम है जो मनुष्य कर देता है, मतलब जनरली कर सकता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कर देता है। द वर्स्ट क्राइम दैट अ मैन कमिट, सबसे बुरा जो अपराध है मनुष्य कर सकता है, यानी कर देता है, कर सकता है, व्हेन इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, जब अपने आपे से बाहर हो जाता है, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यानी गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होता है, तो क्या है, वो मर्डर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर्डर। आप पैसेज में इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, द वर्स्ट रीजनिंग इन द पैसेज। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ रेशनैलिटी, अतार्किकता, रेशनैलिटी और तार्किकता, अपोजिट इसका क्या है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रेशनैलिटी। द वर्ड रीजनिंग या फिर रेशनैलिटी या फिर रीजनिंग, रीजनिंग भी उसका सिनोनिम है। इरेशनैलिटी का अपोजिट वर्ड क्या है, द वर्ड रीजनिंग इज द इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, चलिए हमारा जो पार्ट ए है रीडिंग, सेक्शन ए था रीडिंग, वो खत्म हुआ। अभी सेक्शन बी आ गया, राइटिंग का सेक्शन। सेक्शन बी क्या है, राइटिंग का सेक्शन है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, सेक्शन बी राइटिंग। अभी सेक्शन बी में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने पड़ेंगे। राइटिंग का मतलब कुछ कंपोज करना है, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसा कुछ होता है जो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लेटर्स दिए जाते हैं, एक लेटर और एक एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक करना होता है। हालांकि हमने यहाँ पे दोनों आंसर लिख दिया है और ये बताऊँगा कि कैसे लिखा जाता है लेटर। राइट अ लेटर टू योर मदर गिविंग हर योर इम्प्रेशन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक इन योर कॉलेज। आप सपोज अपनी माँ को पत्र लिखना है आपको और ये बताना है कि आपके कॉलेज में आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ऐसा लगता है कि जैसे आप मान लीजिए आप अपने कॉलेज जब जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पसंद है और कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, तो जो चीज़ें पसंद है वो बताना है, जो चीज़ें ना पसंद है वो भी बताना है अपने कॉलेज के बारे में। ठीक है, लेटर के थ्रू। तो भाई ऐसा मान लेंगे कि ये लड़का जो भी, मतलब आप बाहर रहते हैं, कहीं घर पे रह के पढ़ाई नहीं करते हैं, घर से कॉलेज नहीं जाते हैं, बाहर ही कहीं रहते हैं और वहाँ से अपनी मम्मी को पत्र लिखना, और ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर राइटिंग में क्या करना होता है, फ्रेंडली लेटर में अपना एड्रेस लिखना होता है जहाँ पे आप हैं, उसके बाद से उसके नीचे फॉलोड बाय डेट और उसके नीचे सॉल्यूटेशन लिखना होता है। सॉल्यूटेशन का मतलब होता है अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। ये फ्रेंडली लेटर है या फिर इसको इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। ऐसे लेटर जो अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, अपने पड़ोसियों को लिखे जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है या फिर फ्रेंडली लेटर कहा जाता है, फ्रेंडली लेटर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंडली लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट द एड्रेस
एड्रेस ऑफ द सेंडर, उसके बाद से फॉलोड बाय डेट, उसके नीचे सैल्यूटेशन लिखना पड़ता है। सैल्यूटेशन इफ सपोज यू आर राइटिंग फॉर टू योर मदर, तो आप डियर मदर लिख सकते हैं, हाय लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड को लिख सकते हैं तो डियर फ्रेंड या फिर फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका। तो सबसे पहले एड्रेस सेंडर का अपना एड्रेस यानी सेंडर का एड्रेस, फिर डेट और फिर आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद हम अपने लेटर की बॉडी लिखेंगे जो भी हमारा विषय है, ठीक है। तो लेटर लिखा है, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस एट कॉलेज विथ यू, आई रियली लाइक द बिग लाइब्रेरी। आप बता रहे हैं कि आपको अपने कॉलेज की बड़ी लाइब्रेरी पसंद है। द हेल्पफुल टीचर्स, आपके टीचर्स जो हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, उनको पसंद करते हैं। एंड फ्रेंडली क्लासमेट्स, और आपके जो क्लासमेट्स हैं वो फ्रेंडली हैं, ये पसंद है। द कैंपस इज़ ब्यूटीफुल, कैंपस पसंद है क्योंकि सुंदर है। और आई एन्जॉय द डिफरेंट एक्टिविटीज़ हियर, और यहाँ पे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है वो पसंद है। हाउ एवर आई डू, अब जो आपको पसंद था वो आपने बता दिया। हाउ एवर आई डू नॉट लाइक द फूड इन द हॉस्टल, जो हॉस्टल में खाना मिलता है वो आपको नहीं पसंद है। एज इट इज़ नॉट एज टेस्टी एज योर होम मेड मील्स, क्योंकि आपके हाथ से बनाए गए जो घर पे खाना मिलते थे, भोजन मिलता था, उतना टेस्टी नहीं है। समटाइम्स द शेड्यूल इज़ वेरी हैक्टिक, कभी कभी शेड्यूल जो होता है वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। एंड आई फील टायर्ड, और मैं बहुत थक जाता हूँ। बट ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल आई एम हैप्पी एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, लेकिन मैं खुश हूँ और मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ। फाइनली हम उसके क्लोज करते हैं क्या बोल के, टेक केयर एंड गिव माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, ठीक है। योर्स लविंगली रवि, ठीक है। ये हमारा लेटर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट मी स्टैंड असाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, लेट अस मूव टू द, मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 में 2 अथवा करके एक और क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन। तो दोनों आप एक ही लिखना होता है कोई, ठीक है, एक ही कोई लिखना होता है। और देखिए, और करके एक एप्लीकेशन होता है। तो और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इश्यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपको क्या करवाना है, अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक टीसी लिखवाना है। एक टीसी इश्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखना है, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इश्यू कराने के लिए क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। देखिए अगेन, ये आपका फॉर्मल लेटर है। ऐसे लेटर्स जो हम अपने ऑफिसर्स को लिखते हैं, अधिकारियों को लिखते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा इनफॉर्मल लेटर नहीं होता, वो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, ऑफिशियल लेटर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है टू के बाद जिसको लिख रहे हैं उसको नाम लिखना होता है, उसका पोस्ट लिखना होता है, और फिर वो उनका एड्रेस लिखना होता है, ऑफिशियल एड्रेस लिखना होता है, किशन इंटर कॉलेज मथुरा। अगर प्रिंसिपल है तो किसी कॉलेज का ही होगा, तो किशन इंटर कॉलेज, और उसका जो कॉलेज है वो एड्रेस लिखना पड़ेगा, मथुरा यूपी। उसके नीचे डेट आता है, या आपके टीचर ने आपको आपके स्कूल में सिखाया होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हमको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है कि अगर जिसको आपने एप्लीकेशन लिखा है, लेटर लिखा है, उसके पास टाइम ना हो तो सिर्फ आपका सब्जेक्ट देख के वो जान जाएगा कि आप लेटर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू कहना क्या चाहते हैं। हो सकता है अधिकारी है तो उसके पास टाइम की कमी हो, तो इश्यूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बात की गई है, तो सब्जेक्ट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट हटा देंगे, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव टू, यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन होगा, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर आपको नहीं, आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव टू लीव द कॉलेज बिकॉज माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड। आप लिखेंगे कि मैं लिखना क्या बताना चाहता हूँ कि मुझे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया है टू प्रयागराज, सो आई ज्वाइन एनी कॉलेज इन प्रयागराज। इसलिए मैं क्या करूँगा, प्रयागराज में ही कोई कॉलेज ज्वाइन करूँगा। आई नीड टू हैव माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मतलब यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ठीक है। तो मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। आई मे आल्सो ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूशन। मैं आपको याद दिला दूँ कि मैंने ये आपका कॉलेज 2011 में ज्वाइन किया था। आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, मैंने हमेशा फर्स्ट क्लास प्राप्त किया है अपने क्लासेस में। एंड हैव हैड गुड कंडक्ट टू, और मेरा चरित्र भी अच्छा रहा है। आई हैव ऑलवेज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द कॉलेज इवेंट्स, मैंने कॉलेज इवेंट्स में हमेशा सक्रियता से पार्टिसिपेट किया है। एंड हैव बोन मेनी ऑफ देम, और मैंने उनमें से बहुत सारा जीता भी है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इश्यू मी दो सर्टिफिकेट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये सर्टिफिकेट्स इश्यू कर दें। और फाइनली आपको लिखना होता है, सो
थैंकिंग यू लिखना होता है, और योर्स ओबीडियंटली, ये नीचे आ जाएगा XYZ, अपना नाम नहीं लिखना होता है, आप XYZ करके छोड़ दीजिए, ठीक है। नीचे योर्स ओबीडियंटली और नीचे आपका ये सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब आपका नाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है। फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, फॉर्मेट पे अच्छा नंबर आता है। फिर ये आपका फॉर्मेट हो गया जिसमें आपका एड्रेस हो गया और आपका ये आपका डेट हो गया और नीचे सब्जेक्ट हो गया, ये आपके फॉर्मेट में आएंगे, ये भी आपका फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट अच्छा लिखना होगा, बॉडी में थोड़ा बहुत चल सकता है इधर उधर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ विजिट टू अ हॉस्पिटल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 वर्ड्स में आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है किसी घटना का क्या करना होता है, संज्ञा, किसी घटना के बारे में बताना होता है। रिपोर्ट जैसे न्यूज़पेपर्स में कोई न्यूज़ छपती है तो कोई रिपोर्ट लिख के दिया होता है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी घटना का, किसी इवेंट का, किसी फंक्शन का आपको क्या करना है, किसी घटना का रिपोर्ट राइटिंग करना है, यानी बताना है। तो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट होता है, पहले टाइटल दे दीजिए आप। फर्स्ट यू विल हैव टू राइट द टाइटल। तो और विजिट टू अ हॉस्पिटल, ये हमारा टाइटल हो गया, और जो लिख रहा है, जो रिपोर्टर है, उसका बाई करके यहाँ पे नाम लिखना होता है। तो नाम के बदले अब आप ABC लिख दीजिए, नाम लिखना ज़रूरी नहीं है भाई। एक्चुअल राइटिंग तो आप लिख नहीं रहे हैं, एक्चुअल रिपोर्ट तो आप लिख नहीं रहे हैं। रिसेंटली, अब देखिए यहाँ पे लिखा है रिसेंटली आई विजिटेड सिविल हॉस्पिटल इन आगरा। अभी हाल ही में मैं सिविल हॉस्पिटल आगरा पहुंचा। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के ज़माने में हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स प्ले अ वाइटल रोल इन हेल्थ केयर। आज के ज़माने में हेल्थ की देखभाल के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम्स जो हैं, ये अच्छी भूमिका निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइटल यानी महत्वपूर्ण। द सिटी हैज़ सेवरल हॉस्पिटल्स, हमारे शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विस, जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू पीपल, लोगों को। मेरे हॉस्पिटल का काम ही यही है, पिज़्ज़ा बर्गर थोड़े डिलीवरी करेगा। द हॉस्पिटल आई विजिटेड वॉज अ लार्ज वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग। जिस हॉस्पिटल में मैं पहुंचा वो बड़ा था, वेल मेंटेन्ड था, विथ मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, आधुनिक मेडिकल फैसिलिटीज, यानी मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ इसमें थे। द डॉक्टर्स नर्सेज वर अटेंडिंग टू पेशेंट्स। जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेज थे, वो क्या थे, अपने मरीजों के प्रति प्रतिबद्ध थे, वो मरीजों को अटेंड कर रहे थे। कैसे? विद डेडिकेशन, समर्पण के साथ। द क्लीनलीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल इम्प्रेस्ड मी। कह रहे कि जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था थी, जो साफ़ सफाई थी, उससे मैं प्रभावित हो गया। इट वॉज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। ये आंखें खोल देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला अनुभव था। क्या देखना? टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर। वहाँ देख के कि उस हॉस्पिटल में जाके मुझे ये एहसास हुआ कि हेल्थ केयर का कितना ज़्यादा महत्व है। यानी आज के ज़माने में चाहे कभी भी स्वास्थ्य कितना बड़ा धन है, ये मुझे पता चला। हेल्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता चला। एंड द हार्ड वर्क ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन सेविंग लाइफ। और ये भी मुझे पता चला कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, जो लोगों की जान बचाते हैं, उनका कितना ज़्यादा महत्व है। तो ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग हो गया। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, फिर बाई करके रिपोर्टर का नाम लिख देंगे। यानी आप अपना नाम लिखेंगे तो नाम ना लिखें, आप सीधे क्या लिख दें, ABC लिख दें, दैट्स एनफ। हम यहाँ पे जो है वो मिस हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। लुक एट द सर्किल बिलो। यहाँ पे सर्किल तो कुछ नहीं, कुछ हिंट्स दिया होता है। जैसे ये आर्टिकल आपको दिया है लिखने के लिए, आर्टिकल का मतलब आप समझ लीजिए अपने लैंग्वेज में एस्से। आर्टिकल का मतलब एस्से होता नहीं है एक्चुअली। आर्टिकल और एस्से दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों का फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी लिखने की शैली जो होती है सेम होती है। एस्से में आप क्या करते हैं, एक टाइटल लिखते हैं और उसके नीचे आप क्या करते हैं, पूरा मैटर लिख देते हैं, जो भी मटेरियल होता है वो लिख देते हैं। आर्टिकल में क्या होता है, आपको यहाँ पे एक टाइटल देना होता है। जैसे ये टाइटल है को एजुकेशन, ठीक है, को एजुकेशन यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो बाई और को एजुकेशन के नीचे जैसे आपने अपने रिपोर्ट राइटिंग में लिखा था को एजुकेशन, ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका टाइटल हो गया। और इसके नीचे बाई करके जो लिखता है आर्टिकल, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में पहले टाइटल था और बाई करके जिसने रिपोर्ट लिखा था रिपोर्टर का नाम लिखना होता है। वैसे यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग में आपको क्या करना होता है, को एजुकेशन दिया हुआ है, को एजुकेशन आपका टाइटल हो जाएगा और बाई करके नीचे जिसने लिखा है उसका नाम हो जाएगा। तो अगेन नाम लिखना सजेशन में नहीं है, आप क्या करेंगे, XYZ लिख देंगे, ABC लिख देंगे, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंट की बात हो रही है, यहाँ पे जो सर्किल की बात हो रही है, एक्चुअली ये क्या होता है, थोड़ा सा हिंट देता है ताकि हिंट लेके आप क्या कर सकें, आर्टिकल को लिख पाएँ। तो जो आर्टिकल का जो हिंट है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल का जो हिंट है वो मैं लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल का हिंट क्या है, आर्टिकल का हिंट है, चलिए यहाँ पर मैं हिंट लिख देता हूँ, को एजुकेशन
को एजुकेशन है, ठीक है। इट्स फिर है इट्स इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स एंड बॉयज़, और इट्स इम्पैक्ट यानी प्रभाव ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसका प्रभाव लड़के और लड़कियों पर क्या पड़ता है जहाँ को एजुकेशन मिलती है। उसके बाद इट्स यूजेस हो जाएगा, इट्स यूसेस, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। मिसयूज़ क्या है, अगर लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशन होता है तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, कुछ गड़बड़ियाँ भी होती हैं। और उसके बाद से आपका इसका महत्व क्या है, इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये सारी चीज़ों से आप क्ल्यू लेके क्या करेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे। आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में वो क्ल्यू दिया होगा, ठीक है, वो क्ल्यू दिया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। तो इन्हीं सारे हिंट्स को ध्यान में रख के आर्टिकल लिखना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, एजुकेशन इज़ एसेंशियल, तो ये आपका टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, टाइटल, और ये बाई करके नाम जो है यहाँ पे रहेगा। आप यहाँ लिख दीजिए, चाहें इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। बाई करके जो नाम है जिसने आर्टिकल लिखा है उसका नाम आप चाहे उस साइड लिख दीजिए, राइट या फिर लेफ्ट साइड में लिख दीजिए। एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर एवरीवन, एजुकेशन सबके लिए क्या है, आवश्यक है। एंड को एजुकेशन वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, को एजुकेशन के बारे में आर्टिकल लिखना है तो आपको पता होना चाहिए को एजुकेशन क्या है, इसीलिए तो हिंट दिया हुआ है। तो को एजुकेशन जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, हैज़ मेनी बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे लाभ हैं। इट प्रमोट्स इक्वालिटी, इससे क्या होता है, इससे इक्वालिटी यानी समानता को बढ़ावा मिलता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एंड बेटर कम्युनिकेशन, और बातचीत करने की, संचार करने की जो है, कम्युनिकेट करने की जो है, जो क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है। किसमें, लड़कों में, और यानी जो अलग अलग प्रकार के जेंडर्स होते हैं उसमें, उन दोनों में, ठीक है। सपोज़ आप जीवन भर जो है गर्ल्स कॉलेज में पढ़े हो या फिर जीवन भर बॉयज़ कॉलेज में पढ़े हो, तो जब भी आपका जो अपोजिट जेंडर होगा, लड़की हो तो लड़का सामने आएगा और लड़का हो तो लड़की सामने आएगा, तो बात करने में एक शाइनेस फील होगी, थोड़ा डिफ़िकल्टी फील होगी। तो जब को एजुकेशन में जब बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबली बात कर पाते हैं, जनरली कंफर्टेबली बात कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़कों को आपने देखा होगा वो लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं, तो को एजुकेशन में ये सारी चीज़ों के ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हों कम्युनिकेट करने में, ठीक है। इन अ को एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ को एजुकेशन मिलता है, स्टूडेंट्स लर्न टीम वर्क, वो टीम वर्क एक साथ रह के काम करना सीखते हैं। रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट सीखते हैं और डिसिप्लिन सीखते हैं। इट हेल्प्स देम प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन के लिए वो तैयार होना सीखते हैं जहाँ मेन एंड वीमेन वर्क टुगेदर, जहाँ पुरुष और स्त्रियाँ दोनों साथ साथ काम कर पाएँ। स्कूल में अगर लड़के लड़के साथ पढ़ते हैं तो अगर एजुकेशन पूरा करने के बाद जो है नौकरी में क्या कर सकते हैं, लड़के लड़कियाँ यानी महिलाएं और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही उनको आदत होती है, ठीक है। अगर लड़के लड़के साथ ना पढ़े तो हो सकता है लड़के को ये न ज्ञान हो कि लड़की के साथ कैसा बिहेव करना है, फिर लड़के को या लड़की को न ज्ञान हो कि सामने वाले से कैसा बिहेव करना है, लड़की को लड़के के साथ और लड़के को लड़की के साथ, ठीक है। हाउएवर, फिर भी सम स्टूडेंट्स मिसयूज दिस फ्रीडम, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इस फ्रीडम का क्या करते हैं, यानी को एजुकेशन में जो फ्रीडम मिलती है उसका मिसयूज़ करते हैं, लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शंस, और क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो स्कूल में करने गए यानी पढ़ाई करने गए, इससे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रॉपर गाइडेंस एंड डिसिप्लिन आर नेसेसरी टू मेंटेन अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ को एजुकेशन मिलती है वहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है, प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है और डिसिप्लिन ज़रूरी है, क्या करने के लिए, ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन किया जा सके और वहाँ पे सीखने का हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन किया जा सके। ओवरऑल को एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन बिल्डिंग अ प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है। तो को एजुकेशन महत्वपूर्ण है क्या करने के लिए, बनाने के लिए एक प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल रहा। आर्टिकल में क्या करना होता है, आर्टिकल में आपको लिखना होता है यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे नीचे राइटर का नाम लिखना होता है, तो आप ABC लिख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन C ग्रामर, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी, बार बार टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, अभी हमको ग्रामर सेक्शन C शुरू हो गया, ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नरेशन से क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ पैसिव वॉइस से क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सॉल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे CHANGING होगा, चेंजिंग है ये, बाई यहाँ पे
चेंजिंग हो जाएगा, CH चेंजिंग, ये हमारा मिस्टेक हो गया। बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, तो ये अभी ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन सी में। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, प्रिंसिपल ने टीचर से कहा कि आपने मॉर्निंग में क्या पढ़ाया। द टीचर प्रिंसिपल आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे आस्क्ड होगा, टीचर से पूछा व्हाट ही हैड टॉट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा व्हाट ही सी, क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं पता चल रहा है टीचर का, इसलिए ही और सी दोनों लिख सकते हैं हम। हैड टॉट, टीचर ने क्या पढ़ाया था स्टूडेंट्स को इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये हमारा नरेशन। अगर आपने नरेशन पढ़ा तो इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, चेंज कर पाएंगे। दूसरा हमारा इसका है क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अभी जो सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और ये हमारा सेंटेंस है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव चेंज करना होता है शुड बी के माध्यम से कर सकते हैं, शुड बी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। और फिर लेट के माध्यम से भी किया जा सकता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ऐसे भी कर सकते हैं, और शुड बी के माध्यम से कर सकते हैं। अगर एडवाइस है तो शुड भी होना चाहिए, शुड भी हो सकता है। नेवर प्ले डर्टी गेम, कभी भी एक गंदा खेल मत खेलो, तो देखिए ये एडवाइस लग रहा है इसलिए इसमें शुड भी लगा हुआ है। और डर्टी, ये स्पेस होगा यहाँ पे, और डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ रखा है, रूल आपको याद है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट जो होगा, देखते हैं क्या है ये। पंचुएट, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा सेंटेंस को कैसे पंचुएट करना है, ठीक है, पंचुएशन। तो पंचुएशन में आपको पता है एक सेंटेंस है, इसको सॉल्व करना हमें। सी, प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, तो आपको पता है सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है या फिर प्रॉपर नाउन होता है, उसका जो पहला जो वर्ड होता है सेंटेंस का, वो हमेशा कैपिटल होता है। तो पहला वर्ड हो या फिर प्रॉपर नाउन हो, तो ये प्रॉपर नाउन भी और पहला वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा प्रिया। और प्रिया के बाद एक कॉमा आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिटिव लगा हुआ है। अपोजिटिव आपको मिलेगा जब एक नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ठीक उसके बगल में लिखा जाता है प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, ठीक है। तो इंग्लिश आपका प्रॉपर नाउन है, और ये देहरादून प्रॉपर नाउन है, तो देहरादून का डी कैपिटल होगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल होगा, ठीक है। प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसके बाद एक कॉमा आएगा। और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो एक, उसका जो पहला वर्ड होता है, उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो डू नॉट कम लेट। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पंचुएशन हो जाएगा। तो पंचुएशन यहाँ सॉल्व करके लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिया के बाद कॉमा, फिर अपोजिटिव, और ये देहरादून का डी और इंग्लिश का ही कैपिटल होगा। और रिपोर्टेड स्पीच जैसे ही ख़त्म होगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही खत्म होगा, कॉमा से सेपरेट करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ट्रांसलेशन, ठीक है। पैसेज आप पढ़ लीजिए, इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया आपके लिए। देखिए, जब भी आपको ट्रांसलेशन आए तो आपका ट्रांसलेशन पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जैसा भी सेंटेंस है, सिंगल जैसा भी सेंटेंस आपके सामने आता है, आप उसको पहचान लीजिए किस टेंस का है, किस प्रकार का सेंटेंस है, किस टेंस का है, किस प्रकार का सेंटेंस है। 1 बाय 1 आपको सारे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा तो उसको ट्रांसलेट करना है। वो कैब बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है ये आपका। नाउ अ डेज ट्रैवलिंग हैज़ बिकम वेरी अनसेफ, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। आपने इसको पहचान लिया। वंस यू अंडरस्टूड, वंस यू आइडेंटिफाइड द सेंटेंस एंड यू नो द रूल ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और टेंस, तो यू कैन easily translate that sentence. So this sentence belongs to present perfect tense. So here it has been solved. Nowadays traveling has become very unsafe. यात्रा बहुत कठिन हो असुरक्षित हो गई है।
हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं, ये आपका कैन कुड वाला सेंटेंस है। वी कैन नॉट ट्रैवल बाय बस एट नाइट, ठीक है। कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ट्रांसलेशन देखिए, डरिए मत, आप उसको समझिए कि किस टेंस का है और कैसे उसको फ्रेम करना है, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट चीटिंग, ठीक है। कुछ बदमाश और लुटेरे यानी कि सम मिसक्रिएंट्स एंड रॉबर्स, कुछ ये मिसक्रिएंट्स यानी बदमाश होता है, रॉबर्स यानी लुटेरे, बोर्ड द बस, क्या करते हैं, बस में सवार हो जाते हैं। आपने देखा होगा छेड़खानी करने वाले, लूटने वाले, धमकाने वाले, डकैती करने वाले बस में सवार हो जाते हैं। बसेस पास थ्रू डेजर्टेड रोड्स, जो बसेस हैं वो सुनसान रास्ते से गुजरती हैं एट नाइट विदाउट एनी सिक्योरिटी, बिना किसी सुरक्षा के। ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको ट्रांसलेशन पता है, अगर आपको ट्रांसलेशन रूल पता है तो आप बहुत आसानी से ये इससे बहुत बड़ा बड़ा और कठिन सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन सेक्शन नंबर डी अब आ गया। ये लिटरेचर से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, लिटरेचर से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए देखते हैं लिटरेचर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन मिलेंगे ए और बी, ठीक है। आप उनको सॉल्व करेंगे। 3 नंबर के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट फ्रीडम वाज, पहला क्वेश्चन है व्हाट फ्रीडम वाज कर्टेल्ड एज नरेटेड बाय मंडेला इन द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कौन सा फ्रीडम जो है कर्टेल कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, ठीक है। आंसर आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं किनारे हट जाता हूँ और पढ़ भी लीजिए। In Long Walk to Freedom, Nelson Mandela narrates how the freedom of black South African was curtailed. बताते हैं नेल्सन मंडेला के साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उनका फ्रीडम कैसे कर्टेल कर दिया गया था, ले लिया गया था, कम कर दिया गया था। अंडर अपार्थीड, अपार्थीड एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गोरों के साथ और कालों के साथ भेदभाव किया जाता था। मतलब गोरों को कुछ जो वाइट पीपल थे वहाँ पे उनके साथ कुछ अलग प्रकार का व्यवहार किया जाता था, वीआईपी व्यवहार किया जाता था कह सकते हैं, और जो काले लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। दे वर डिनाइड बेसिक राइट्स, कह रहे कि जो काले लोग थे उनको जो मूलभूत अधिकार थे उनको मना कर दिया गया था। सेग्रीगेटेड फ्रॉम वाइट पीपल, जो सफ़ेद लोग थे, जो सफ़ेद लोग थे उनको वाइट लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। मतलब उनके साथ बिल्कुल व्यवहार अलग होता था। ट्रीटेड एज इन्फीरियर, जो वाइट लोग थे वो क्या करते थे, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता था और वो खुद ही जो है इन काले लोगों के साथ जो है एक अपमानजनक व्यवहार करते थे, छोटा समझते थे। मेकिंग देयर लाइफ्स फुल ऑफ हार्डशिप एंड इनजस्टिस, और इस प्रकार से उनका जीवन हार्डशिप्स, कठिनाइयों से और इनजस्टिस, अन्याय से भर गया था। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आंसर आप अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आंसर कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाने की जो क्षमता है उसको विकास कर पाना, विकसित कर पाना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके लिए 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखिए और करके दिया हुआ है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज एंड इट्स अ फेयर फॉर वन साइड। कह रहे कि डिस्टेंस क्या था वल्ली के गांव से टाउन का, और इसका किराया क्या था एक तरफ से। तो डिस्टेंस था 6 माइल्स। डिस्टेंस कितना था, द डिस्टेंस फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वॉज अबाउट 6 माइल्स, लगभग 6 मील दूर था। वल्ली के घर से टाउन का जो दूरी थी कितनी थी, 6 मील थी, अबाउट लगभग 6 मील थी। और द फेयर फ्रॉम वन साइड, और एक साइड से उसका किराया कितना लगता था, 30 पैसे लगते थे, जो वल्ली ने बहुत सावधानी से सेव कर लिए थे बस की यात्रा करने के लिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। When and where did the writer's mother emigrate? कह रहे कि लेखक की जो माँ जो थी, एनी फ्रैंक की जो माँ थी, वो कहाँ से, कब और कहाँ वो लेखक की माँ चली गई, ठीक है। तो आंसर दिया हुआ है। अगर एनी फ्रैंक वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो आप आंसर आसानी से समझ याद होगा आपको। द राइटर्स यानी एनीज मदर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन सितंबर। देखिए कब और कहाँ चली गई, तो सितंबर में हॉलैंड को चली गई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका,
फॉर वॉट पर्पज वर द राइटर एंड हिज फ्रेंड गोइंग टू बसरा? ये कह रहा है फॉर वॉट पर्पज वर राइटर एंड हिज फ्रेंड गोइंग टू बसरा, ठीक है। द राइटर एंड हिज मदर फ्रेंड वर गोइंग टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल फ्रॉम यूरोप, ठीक है, ये आपका आंसर है। इन दोज डेज देयर वर नो एनिमल एयरमेल सर्विसेज, उन दिनों जो है एयरमेल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी। दे हैड टू गो देयर टू रिसीव लेटर्स, और लेटर्स को खुद ही रिसीव करने जाना पड़ता था। देखिए ये सारे चैप्टर्स अगर आपने पढ़े तो आप इनका आंसर कर सकते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस मैं ये बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे कर पाएंगे, कैसे आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। कम से कम क्वेश्चन से आपका परिचय रहेगा तो आप एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें, क्योंकि नंबर ही है जो आपको आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा, ठीक है। उसी के आधार पे आपको जज किया जाएगा। अगर कहीं भी आप उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले उन्हीं के आधार पे आपको जज किया जाएगा। अंदर से आप क्या हैं, कितने टैलेंटेड है, कितनी ज़्यादा प्रतिभा है, वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन आपकी जो पहले फॉर्मल एजुकेशन है पहले उसको देखा जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे जॉब की बात हो रही है या फिर अन्य चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। ये देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन आंसर करना है। तो पहले ए है और ए का ये आपका बी है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जो मंडेला की जो भूख थी, हंगर, स्वतंत्रता के लिए जो उनकी भूख थी, इस कारण से उनका जीवन कैसे बदल गया। आप आंसर देख सकते हैं। When Mandela realized that the entire black community lacked freedom, जब मंडेला को ये एहसास हुआ, जब बड़े हुए तो उनको ये एहसास हुआ कि जो पूरी की पूरी ब्लैक कम्युनिटी है वो उनको जो है फ्रीडम की कमी है, यानी उनको फ्रीडम नहीं मिलता जितना गोरे लोगों को मिलता है, जितना उनके देश के अन्य लोगों को मिलता है जो गोरे हैं। हिज लाइफ चेंज, उनका जीवन बदल गया। क्यों, ठीक है। A hunger for freedom of his people to live a life of respect and dignity transformed him to a bold, virtuous and self-sacrificing man. अपने लोगों को यानी अश्वेत लोगों को, काले लोगों को, जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनको जो है क्या मिले, सम्मान मिले, डिग्निटी मिले। इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। कैसा हो गया, कैसे हो गए वो, साहसी हो गए, सद्गुणी हो गए और आत्म बलिदानी हो गए। मतलब इन लोगों के, ब्लैक कम्युनिटी जो थी, इनके लिए अपना खुद का, अपने खुद की चीज़ों का, अपने इंटरेस्ट का बलिदान दिया उन्होंने। वो बहादुर हो गए, वो सद्गुणी हो गए और उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी चीज़ों को बलिदान करने लगे जो ज़रूरी था, ताकि उनकी कम्युनिटी को, ब्लैक कम्युनिटी को क्या मिल पाए, सम्मान मिल पाए, रिस्पेक्ट मिल पाए, आदर मिल पाए। ही बिल्ट हिज एंटायर लाइफ अराउंड फाइटिंग फॉर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स फॉर हिज कम्युनिटी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्या की, काले लोगों के बेसिक अधिकार के लिए लड़ने के लिए क्या कर लिया, ताकि काले लोगों को बेसिक अधिकार मिल पाए, सिद्धांत फंडामेंटल राइट्स फॉर हिज कम्युनिटी। कम से कम उनको जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स से उनको मिल पाए, किसको, काले लोगों को। और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बना दिया। तो ये आपका आंसर है। मैं किनारे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, कोई एक करना होता है। यहाँ पे दोनों का आंसर मैंने लिख दिया है, कोई एक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, वाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ विंडो ऑन हर वे। वल्ली ने खिड़की के बाहर ऑन हर वे बैक, खिड़की के बाहर देखना क्यों मंजूर नहीं किया, ठीक है, क्यों मना कर दिया। क्योंकि आते वक्त जो उन्होंने गाय देखी थी, जाते वक्त वो गाय मर गई थी, गाय का जो बछड़ा था वो मर गया था, इसलिए बाहर देखना उसको लगता था। क्योंकि बच्चे कोमल हृदय के होते हैं, उसको लगा कि कोई ऐसा सीन मुझे दोबारा ना दिख जाए, इसलिए चाइल्ड मेंटालिटी, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया, फिर खिड़की से देखने से मना कर दिया। ऑन हर वे बैक वल्ली रिफ्यूजेज टू लुक आउट ऑफ द विंडो बिकॉज सी सीज अ ट्रैजिक साइट। उन्होंने एक दुखद दृश्य देख लिया था जब वो लौट रही थी बस से। A young cow had been run over by bus, एक छोटी सी गाय के ऊपर जो है बस चढ़ गया था, बस से एक्सीडेंट हो गया था, कुचल गई थी। एंड इट्स अ बॉडी वॉज लाइंग ऑन द रोड, और उसकी बॉडी सड़क पर पड़ी हुई थी। द साइट डिस्टर्ब्ड हर, इस दृश्य ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। एंड शी डिडंट वांट टू सी एनी मोर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, और अब वो बाहर की दुनिया में अपनी दिलचस्पी खो चुकी थी, बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी प्रेफर टू कीप हर आइज क्लोज, उसने अपनी आंखें बंद रखना ज़्यादा सही समझा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन वी हैव
क्वेश्चन फ्रॉम पोएम, आपकी पोइट्री से क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, उसमें ये पूछ रहा है कि लेखक का दिमाग, जो पोएट था उसका जो मूड था कैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने ये पोएम पढ़ रखा है कि जब एक क्रू ने जो है, एक बर्ड ने क्या किया, उसके लेखक के ऊपर, पोएट के ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो गिराया तो उसका मूड चेंज हो गया। ठीक है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम बीइंग सैड, दुखी था, दुखी होने से उसका जो है और निराशाजनक होने से उसका मूड कैसे चेंज हो गया, फीलिंग अपलिफ्टेड, थोड़ा सा आशावान हो गया और अपलिफ्टेड हो गया। द फॉलिंग स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक जो है एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, प्राकृतिक पेड़ है, जो हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, a small unexpected event brightens his day and lifts his spirit। और ये छोटा सा जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, छोटी सी घटना थी, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित घटना थी, इसने क्या किया, उसके दिन को प्रकाशमान बना दिया, मतलब अच्छा बना दिया, और उसके स्पिरिट को यानी उसके उत्साह को थोड़ा सा उठा दिया। ये हमारा आंसर है। तो जब बर्फ़ के जो धूल लेखक के ऊपर गिरी तो क्या हुआ, उसका जो बचा हुआ दिन था, जो उसने दुख में पूरे दिन में काटा था, जो बचा हुआ दिन था वो थोड़ा अच्छा हो गया, उसका स्पिरिट, उसका उत्साह थोड़ा जगह, वो थोड़ा सा खुश हो गया, अपने दुख से थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन करना है, सॉरी, और पोएम का एक क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है, दोनों में से कोई एक कर लीजिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में, आपकी बुक में जो भी पोएम है उसकी 4 लाइन लिख देनी है। यहाँ पे 4 लाइन लिखी हुई है, आप 2 पोएम की 4-4 लाइन याद कर लेना, कोई ना कोई आपको एक लिखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन पेपर में अगर दिया है तो कोई नहीं लिख लेना, हालांकि क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। कम से कम 3 सेंट्रल आइडियाज़ आप लर्न करके जाइए, कोई ना कोई एक आपको लिखने के लिए आ जाएगा। 3 सेंट्रल आइडियाज़ लिख लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्ञान आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और एग्ज़ाम पे टाइम पे, क्योंकि आपने लिख के प्रैक्टिस किया है तो आप एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। और जब भी लिखिएगा, मेरा ये सजेशन है कि जब भी लिखिएगा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिएगा, थोड़ा स्लो लिखिए, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, क्योंकि मेरा मानना है और ये सबको पता है कि हालांकि नंबर पे डायरेक्टली ये आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी हो, आपकी हैंड राइटिंग में जनरली नंबर ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलता है, ऐसा कोई मार्क्स का बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो आप एग्जामिनर के मूड को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और वो अच्छा नंबर देगा। अगर उसके दिमाग में होगा कि हम 3 नंबर ही दें और आपकी राइटिंग अच्छी है तो वो 4 नंबर दे सकता है, अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का होगा तो। ठीक है, तो आप सेंट्रल आइडिया कम से कम 3 लर्न कर लीजिएगा। ये मेरी सजेशन है कि आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, थोड़ा स्लो लिखिए, आपका नंबर वाकई में निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया लिखा है, क्योंकि एक ही सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, द ट्रीज़ का। यहाँ पे हमने द ट्रीज़ का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, The poem The Tree by Adrian Rich shows the conflict between man and nature with the growth and development of the society. Human beings have used nature for their own benefits and caused a lot of harm to natural environment. The poetess wants to give the message that the presence of few trees or decorating plants inside our homes does not give us the feeling of nature. She suggests here that the trees and plants used in interior decoration are as imprisoned. Real nature is outside in the forest that we have destroyed. The poem tells us how the trees want to break free from the walls that humans have put around them and go out into the forest. The poetess says that everything has a deep desire of freedom. It is necessary for growth and well-being, so we must follow the laws of nature. ठीक है, ये आपका आया हुआ है 2025, 24 और 23 में। ठीक है, तो आप कम से कम 3 सेंट्रल आइडियाज़ रट के जाइए, याद करके जाइए, आपको मिल जाएगा, लिखने के लिए कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर चुके हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन मिलेंगे कोई एक करना होगा, या तो ए कर लीजिए या तो बी कर लीजिए। हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया है, ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। वाई वॉज द थीफ हरी सिंह ग्रेटफुल टू अनिल।
अनिल के प्रति जो है हरि सिंह एहसानमंद क्यों था, उसका एहसान क्यों मानता था। जाहिर सी बात है उसने उसके प्रति मानवीय व्यवहार किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा था, उसको भोजन प्रोवाइड कर रहा था, उस पर इतना ज़्यादा विश्वास करता था। इसलिए चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। हरि सिंह वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है, चलिए मैं साथ साथ में आपको मीनिंग भी बताता चलूँगा, एक भी अगर याद हो जाएगा तो मुझे मेरा ये मानना है कि मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, मतलब एहसानमंद, कृतज्ञ होता है। हरि सिंह वॉज ग्रेटफुल टू अनिल, हरि सिंह अनिल का ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ थीफ, क्योंकि चोर होने के बावजूद अनिल ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस, अनिल ने उसके साथ दयालुता का व्यवहार किया और विश्वास का व्यवहार किया। अनिल प्रोवाइडेड हिम विथ फूड, अनिल ने उसको भोजन उपलब्ध कराया, शेल्टर शरण दिया, घर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए जो है अवसर प्रदान किया कि कैसे पढ़ा और लिखा जाए, विच हेल्प हिम चेंज, और जिसने उसको यानी हरि सिंह को बदलने में मदद की। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। What should we do to quieten dogs as experienced by होरेस डनबी, कह रहे कि होरेस डनबी जो कि चोर था, जो ताला वाला क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का जो चैप्टर है, होरेस डनबी जो हमारा ताला बनाने वाला व्यक्ति था, चोर भी था, साथ साथ में साल में एक बार चोरी करता था बुक्स खरीदने के लिए, रेयर बुक्स। तो ये कह रहा है कि डॉग्स को शांत कराने का क्या नुस्खा होता है। चलिए देखते हैं, अगर आपको चैप्टर ठीक से याद है तो आपको आंसर भी याद होगा। टू क्वाइटन डॉग्स, कुत्तों को शांत करने के लिए होरेस डनबी यूज्ड अ सिंपल ट्रिक, ही पैटेड देम। क्या करता था होरेस, एक सिंपल ट्रिक अपनाता था, उनको थपथपाता था और बड़े प्यार से बोलता था, ठीक है, उनका नाम लेके बोलता था। ही बिलीव दैट डॉग्स ओनली बार्क एट स्ट्रेंजर्स, उसको लगता था कि कुत्ते सिर्फ अजनबियों पे भौंकते हैं, बट इफ़ ट्रीटेड जेंटली, अगर उनके साथ प्यार से व्यवहार किया जाए, दे बिकम फ्रेंडली एंड डू नॉट क्रिएट ट्रबल, तो क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। आपने भी देखा अगर कुत्ते को जनरली मैं कह रहा हूँ, कुछ कुत्ते हालांकि काटने वाले भी होते हैं, कुत्तों को अगर आप सहलाएंगे तो वो पूंछ हिलाने लगते हैं, दे बिहेव, दे ट्रीट यू फ्रेंडली। तो कह रहे बिकॉज बिकम फ्रेंडली एंड डू नॉट क्रिएट ट्रबल, कुत्तों को अगर आप प्यार से ट्रीट करेंगे काइंडनेस के साथ तो क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। दिस हेल्प हिम ड्यूरिंग हिज बर्गलरीज, और इससे उसकी चोरी करने में मदद मिली। ठीक है, उसका नाम लेके बुलाने, क्या करता था, सिंपल ट्रिक, नाम लेके बुलाना, यानी नाम लेकर बुलाना, कॉल बाय देयर नेम्स, कुत्तों को नाम से बुलाना क्या करता था, कुत्तों को थोड़ा कंफर्टेबल बनाता था और आपके काम में वो बाधा नहीं डालते थे। क्वेश्चन नंबर 10 बताता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। फिर आपका ये क्वेश्चन है 60 वर्ड में आंसर करना है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे। आर पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह फाउंड ओनली इन फिक्शन, क्या क्वेश्चन है कि क्या हरि सिंह और अनिल सिंह जैसे लोग सिर्फ कहानियों में, फिक्शन मतलब काल्पनिक कहानी होती है, कहानियों में पाए जाते हैं या फिर रियल लाइफ में भी पाए जाते हैं। गिव योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, इस चैप्टर के आधार पर अपने ओपिनियन दीजिए। द थीफ्स स्टोरी, हाँ ये चैप्टर का नाम है द थीफ्स स्टोरी। ठीक है, इन दिस फास्ट सेल्फिश, अब इसका आंसर आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन दिस फास्ट, तो अनिल सिंह और हरि सिंह जैसे लोग तो हमारे समाज में भी पाए जाते हैं। पूर्णतः बुरा समाज नहीं होता, पूर्णतः अच्छा समाज नहीं होता। तो अनिल सिंह जैसे ईमानदार लोग भी हमारी सोसाइटी में, और हरि सिंह जैसे चोर और धोखेबाज लोग भी हमारी सोसाइटी में। ये सीधा सा आंसर हुआ इसका। ठीक है, लेकिन इसका आंसर फ्रेम करना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो एक बार हमने जो फ्रेम किया है आप इसको देख सकते हैं। इन दिस फास्ट सेल्फिश एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस तेज स्वार्थपरक और भौतिकवादी संसार में, पीपल लाइक अनिल जैसे लोग एंड हरि सिंह जैसे लोग आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। सॉरी, यहाँ पे मैं ये चूँकि जिसने ये आंसर जो लिखा है ऐसा भी हो सकता है, उसको लगता है कि हरि सिंह और अनिल सिंह जैसे लोग सिर्फ काल्पनिक कहानियों में पाए जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अनिल सिंह और हरि सिंह जैसे लोग रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर मिला है यहाँ पे। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बी, देखिए क्या करना है यहाँ पे, आंसर एनीवन, कोई एक लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 का, लेकिन हमने दोनों लिखा हुआ आप देख सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ सेंटेंस,
वैज्ञानिक बनने के लिए मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वाला चैप्टर है रिचर्ड एब्राइट वाला, तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी जरूरी हैं, ठीक है, यहाँ पे उसी के आधार पे ये आंसर दिया हुआ है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रिक्वायर्स क्वालिटीज़ लाइक क्यूरियोसिटी, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी वाली क्वालिटी होनी चाहिए। अ लव फॉर लर्निंग, लव फॉर लर्निंग होना चाहिए, लव फॉर लर्निंग होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने कितने सारे प्रयोग किए, 1000 प्रयोग किए, तब भी वो थका नहीं, उसके अंदर पेशेंस था, उसको लगता था कि मैं एक बिजली का बल्ब एक दिन बना लूँगा, और देखिए कितने सारे उसने आविष्कार कर डाले। एंड और क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, ठीक है। और साइंटिस्ट मस्ट बी ऑब्जर्वेंट, एक साइंटिस्ट को क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन द वर्ल्ड अराउंड देम, और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस पर सवाल करने आना चाहिए, ठीक है। एंड नेवर गिव अप, कभी भी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए जो आपने कभी भी चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ने वाला होना चाहिए। व्हेन फेस्ड विद चैलेंज, जब उसके ऊपर चैलेंज आए, आपने कोई काम हाथ में लिया, चैलेंज आया, छोड़ के भाग गए, तो ये